लाइफ में हमारे ढेरों गोल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, और इन सभी गोल्स को पूरा करना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन कई बार सही प्लानिंग ना करने की वजह से सारे गोल्स या तो पूरे नहीं हो पाते या फिर धरे के धरे ही रह जाते हैं। लेकिन योर मनी के रहते आप बेफिक्र होकर गोल्स बनाए और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टकी। आपका स्वागत है हेमंत। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। 5 साल में 5 लाख जोड़ने के लिए कहां लगाएं पैसे। HDFC लाइफ ने लॉन्च किया है खास बच्चों के लिए एंडाउमेंट प्लान। क्या है प्लान की खासियत, करेंगे चर्चा योर मनी में। साथ ही बताएंगे शेयर बाजार में क्या देखकर करें फंड की स्विचिंग। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे साथ पहले दर्शक मुंबई से जुड़ रहे हैं मिलिंद पवार। नमस्कार मिलिंद, सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम, मैं मिलिंद बात कर रहा हूँ जी। हेलो जी, सवाल पूछिए मिलिंद। मैंने मेल पे एक सवाल पूछा था पोर्टफोलियो के बारे में। मेरी करंट हाई है अराउंड 5 लाख पर एनम और मेरी वाइफ की है अराउंड 2.5 लाख। ठीक है, ठीक है। और मेरा होम लोन है अराउंड 15.5 लाख का। तो उसमें मेरा EMI जाता है 16,500 का और मेरा मंथली एक्सपेंसेस है अराउंड 10,000 तक। ठीक है। तो मैं कुछ सेविंग करना चाहता हूँ और मुझे कुछ टर्म प्लान वगैरह लेना है, तो अकॉर्डिंग मैं मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर डेप्थ में करना चाहिए, उसमें थोड़ी सलाह चाहिए थी मुझे। ठीक है मिलिंद, इसके अलावा क्या आपने और कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है? नहीं, मेरे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक छोटी सी 50,000 का एक सिर्फ LIC का प्लान है, बीमा गोल्ड का, बहुत पुराना है। तो उसके बाद मैंने कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और PPF में अभी कुछ कर रहा हूँ, मंथली कुछ 2,000 5,000 ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम आपको कोई निवेश रणनीति बताएंगे मिलिंद, तो आप हर महीने कितने पैसे निवेश कर पाएंगे, कितने की SIP कर पाएंगे? SIP में 2,000 3,000 तक कर पाऊंगा। मैं टोटल सेविंग 5,000 6,000 तक कर पाऊंगा मंथली। लेकिन वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बिल्कुल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, तो आपको पूरा एक रोड मैप योर मनी के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हेमंत, इन्होंने कहा है कि इनको 5 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। ये भी एक गोल है मेरे ख्याल से जो मिलिंद मेंशन करना भूल गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टर्म प्लान की, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने टर्म प्लान लेने के बारे में सोचा है यहाँ पर। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, बिल्कुल, शायद इन्होंने एक पहले की कोई लाइफ इंश्योरेंस की प्लान लेके रखी है, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया। शायद PPF में कुछ खास नहीं, कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करना चाहते हैं। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कमिट करने से पहले जितने भी आपके रिस्क हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छी बात यह है कि मिलिंद ने कहा कि वो ऑलरेडी एक टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के 2 या 3 एस्पेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ये कि आपका जो जितने भी रिस्क है, आपकी लाइफ का रिस्क है, आपकी हेल्थ या प्रॉपर्टी या जो कोई इमरजेंसी अगर फाइनेंशियल आ जाए तो उनको आपको कवर करना है। साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि जो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो। और साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप चुने वो भी सही चुने, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं तो उससे ना तो हमें उतना कवर मिलता है, ना हमको उस तरह की रिटर्न मिलती है। तो क्योंकि इन्होंने टर्म प्लान की ऑलरेडी बात की है तो अच्छी बात है, इनको पता है कि टर्म प्लान जो है प्योर रिस्क कवर है, तो वो उनके लिए बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा कि उनकी जो इनकम है वो करीब 4.5 लाख रुपए साल की इनकम है और शायद 15-15.5 लाख का इनका एक हाउसिंग लोन भी आउटस्टैंडिंग है। इनकी वाइफ भी जो है जॉब करती है, उनकी 2.5 लाख रुपए इनकम है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट में कि जो भी फैमिली में अर्निंग मेंबर हों, यानी जिनके ना रहने से अगर फैमिली के फाइनेंस पे कुछ फर्क पड़े, उन सभी को इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है पहले तो इन दोनों को इंश्योरेंस की जरूरत है। टर्म प्लान इन्होंने ऑलरेडी बात की है, वो सही प्रोडक्ट है इनके लिए। तो मुझे लगता है मिलिंद खुद के लिए 60 लाख का इंश्योरेंस कवर लें, क्योंकि 45 लाख अगर मैं यहाँ पे थंब रूल लगाऊं, 4.5 into 10 जो उनकी एनुअल इनकम है वो हो जाती है, और 15-15.5 का जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन है वो हो जाता है। इनकी वाइफ की इनकम है करीब 2.5 लाख रुपए, तो मुझे लगता है 25 लाख की जो है टर्म प्लान ले लें। कुछ एक टर्म प्लान मैं इनको यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे ICICI प्रू की आई केयर दे सकते हैं, HDFC की क्लिक टू प्रोटेक्ट। तो ये तो हो गया इनका लाइफ इंश्योरेंस। जैसा मैंने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों एम्प्लॉयड हैं। अगर दोनों के एम्प्लॉयर से इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है और वो लगता है एडिक्वेट है, मुझे लगता है एक छोटा बच्चा भी है इनका, तो 7 या 8 लाख का इनका टोटल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर कुल मिला के
इन दोनों को इतना कवर मिल रहा है और उसमें फैमिली के सारे मेंबर अगर कवर्ड हैं तो सही है, नहीं तो मुझे लगता है इनको एक फैमिली फ्लोटर जो है वो प्लान लेना चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि जो रिस्क मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट का, यानी 3 से 6 महीने के इनके जो खर्चे हैं उसके बराबर इमरजेंसी फंड इनको बनाना चाहिए। अब अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें, इन्होंने एक गोल की बात की है। देखिए अब इनकी फैमिली देखते हैं, यंग है, एक छोटा बच्चा है, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं इनके, गोल डिफाइन करना जरूरी है। एक गोल इन्होंने कहा 5 साल में मुझे 5 लाख चाहिए। अब अगर आप ऐसे पुल करके चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके जो जितने भी गोल्स हैं वो पूरे, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि वो धरे के धरे रह जाएंगे यहाँ पे। आई थिंक ये सही स्टेज है उनके लिए कि ये अपने गोल्स को डिफाइन करें। उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, उसमें मीडियम टर्म गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। अभी देख लीजिए छोटा बच्चा है, अभी से अगर उसकी फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे तो बहुत समय मिलेगा उनको, 18-20 साल का समय मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये देखें मैं कौन से फंड में डालूं, कहां डालूं, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, हर एक को समय दे दीजिए, कितना कितना समय आपके पास उनके लिए और कितना टारगेट है। इससे क्या होगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप इनके लिए रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। जैसे लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि पोटेंशियली जो है वहां पे रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है जो आप सिस्टमैटिक जो इन्वेस्ट करते हैं उससे आप कवर कर लेंगे। अगर आपका जो गोल शॉर्ट टर्म है तो आप इसका मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट पे रहनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए, और आप एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे तो आपको बताएगा कि कितने पैसे आपको अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करने हैं। यानी उससे पहले भी एक चीज और करनी चाहिए इनको, मुझे लगता है, एक अपना बजट बनाए। तो इन्होंने बताया कि कितना खर्चा इनका होता है, बजट बनाए। मेरे हिसाब से जो उन्होंने बताया खर्चा है और जो इनकम है काफी बड़ा गैप है, बट ये कह रहे हैं कि मैं खाली 2 या 3 हजार 5 हजार पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बजट बनाए, देखें कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना करने की जरूरत है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यंग हैं, आपके पास इतना समय है कि आगे जाके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इन्होंने जो गोल की बात की 5 लाख 5 साल में, हालांकि ये रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे लेकिन 5 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो नहीं बनेंगे। डेट इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जो बैलेंस फंड होते हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पे HDFC प्रूडेंस को देख सकते हैं या फिर SBI मैग्नम बैलेंस फंड को देख सकते हैं। अगर मैं 10% का रिटर्न मान के चलूं तो 5 साल में 5 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए इनको 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जबकि इन्होंने कहा मैक्सिमम वो सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अपना बजट बनाइए, देखिए कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू कीजिए। मिलिंद, यहाँ पे जैसे कि आपने खुद सुना, साफ तौर से आपको अपने गोल्स रीअलाइन करने की जरूरत है। और जहां तक आपका एक गोल जो आपने मेंशन किया है, आपको 5 लाख रुपए चाहिए 5 साल के बाद, उसके लिए आपको 7,000 रुपए यहाँ पर निवेश करने की जरूरत है। तो फिलहाल अपने निवेश की शुरुआत आप कर दीजिए, आगे चल के आप अपना निवेश यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। क्या आपका और कोई सवाल है? सवाल यह है मैम, मुझे इवन रेलिगर के बारे में, इवन रेलिगर का जो टर्म प्लान है उनके बारे में जानना था कि इज इट ओके, इट इज बेटर देन HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल। तो यहाँ पे वो बेस्ट टर्म प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। मैंने कुछ इनको रिकमेंडेशन दी है। देखिए कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले अगर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आप सही देंगे, सिर्फ एक चीज देख लीजिए कि जो सेटलमेंट रेशियो है उनका क्या रहता है। अगर वो सही है तो मुझे लगता नहीं कहीं से भी लेंगे आप, अगर आप प्रीमियम को भी देख के लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ छुपाए ना, जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी है देने के लिए वो आप तो अपनी सभी डिटेल्स आपको सही सही देनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब मिलिंद यहाँ पे हमने दे दिया हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नए लॉन्च की। HDFC लाइफ ने हाल ही में खास बच्चों के लिए नया प्लान HDFC लाइफ यंगस्टार उड़ान बाजार में उतारा है। क्या है इस प्लान की खासियत और क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए? बात करते हैं हेमंत से। हेमंत, यहाँ पे बच्चों की प्लानिंग एक बहुत अहम गोल होता है। माता पिता के लिए उनकी पढ़ाई और उनकी शादी का गोल काफी अहम होता है। ऐसे में मेरे ख्याल से कई तरह के चाइल्ड प्लान बाजार में अवेलेबल है। HDFC लाइफ ने जो अपना नया यंगस्टर उड़ान लॉन्च किया है, इसके फीचर्स क्या है, क्या खासियत है इस प्लान की? देखिए जैसा आपने कहा कि किसी भी पेरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट गोल रहता है, अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए आपको पैसा देना है। इसलिए बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आप जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत करें ताकि आपको लंबा समय मिले, आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले जो आपको जो भी आपकी जरूरत है वो पूरा करे। जैसे अगर हम इस प्लान की बात करें, यहाँ पे इनका फायदा ये है कि आप अगर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत एक्टिव नहीं है या नहीं जानते हैं कि किस तरह से हम एसेट एलोकेशन करें, तो एक बैलेंस टाइप ऑप्शन लेके आप रह सकते हैं। एक और इनमें एडवांटेज ये रहता है कि आपको जब पैसा चाहिए तब आपको पैसा मिलेगा। आपको मालूम है कितना पैसा आपको किस स्टेज पे मिलेगा। बिल्कुल।
कई बार हमने देखा है कि हम शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं जब हम खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कभी मार्केट ऊपर है नीचे हम डर जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी प्लान्स का फायदा ये है कि आप उसमें बने रहते हैं, क्योंकि आपको जिस समय पैसा चाहिए आपको मिलता है तो आपका जो गोल है वो पूरा हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा एडवाइजर है जो आपको एडवाइस कर रहा है, अगर एज पेरेंट, अगर दोनों मान लीजिए वर्किंग पेरेंट हैं और दोनों की जो इंश्योरेंस है वो एडिक्वेट है, उसका पर्पज ये है कि अगर कुछ हो जाए उनको तो बच्चे की एजुकेशन या कुछ भी जो है वो पूरे काम हो सके। उसके साथ में अगर आप सिस्टमैटिकली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 18-20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो एज ए पैकेज मुझे लगता है कहीं रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या आप में उतनी सब्र है, उतना डिसिप्लिन है कि आप 18-20 साल तक उस प्रोसेस को शुरू रख सकें। अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली ये जो प्लान्स हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको डिसिप्लिन रखती है, जिस समय पे आपको पैसा चाहिए उस समय पे आपको मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ पे पूरा खेल मेरे ख्याल से डिसिप्लिन का ही है। अगर आप अपने निवेश को निर्धारित रूप से जारी रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से, जैसा कि हेमंत ने भी कहा, कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है आपके पास। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी और आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते तो इस तरह के प्लान्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे फंड की स्विचिंग से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना है जरूरी। बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम दे रहे हैं आपको आपके निवेश पर सही राय। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हेमंत, हमें मोहम्मद तबरेज अंजुम ने अपना ईमेल भेजा है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। ये जानना चाहते हैं कि किन पैरामीटर्स पर, किन बेसिस पर हम अपने फंड को स्विच करने का फैसला लें। यहाँ पे इक्विटी टू डेट या डेट टू इक्विटी अगर हमें आना हो तो वो कौन से सिनेरियोज है जिसमें हमें फंड स्विचिंग करने की जरूरत होती है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये दुविधा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को होती है। उसका कारण ये है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ सीधा ध्यान जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इक्विटी मार्केट अच्छी करी तो हमने वहां पे डाल दिया, डेट मार्केट जब अच्छी करी तो हमने डेट में डाल दिया। ना हमारे पास कोई टाइम होराइजन है, ना हमें पता है हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जब भी उतार चढ़ाव होगा तभी हमें लगेगा कि यहां से हम निकल जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि अगर आप इसको प्लान करके सही तरीके से, सही कारण से करें तो इसके बहुत फायदे हैं। यानी अगर आप बदलें एसेट एलोकेशन को तो बहुत फायदे हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे करें तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। या तो आप अपनी कैपिटल का एक हिस्सा खो सकते हैं, या आपकी जो रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसमें काफी कमी हो सकती है। देखिए क्या होता है, जब भी मार्केट नीचे जाता है, हम सब जानते हैं वो सही समय होता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उस समय पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पैसा वहां से निकाल लेते हैं। और निकालते ही नहीं, इनफैक्ट पूरा का पूरा पैसा जो है इक्विटी से निकल के डेट में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, आप एक एसेट क्लास को छोड़ के दूसरे एसेट क्लास में चले गए। कुछ समय तक डेट आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर मान लीजिए आप हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो में हैं, आपको डेट में अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब मार्केट यू टर्न लेगा, आपका पूरा पैसा जो है आप डेट में लगा के बैठे हैं, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में है नहीं। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप बिना सोचे समझे ये अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखिए, मान लीजिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लान तरीके से, किसी गोल के लिए आप 15-20 साल या 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट के लिए हो या बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। मान लीजिए आपने 3 या 4 साल वो प्रोसेस किया है, अभी 15-20 साल बाकी हैं। कोई कारण नहीं है कि आप आज की मार्केट लेवल को देख के अपने एसेट एलोकेशन में बदलाव करें, क्योंकि ना ही आपके पास लंबा समय है, आप रेगुलरली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर मान लीजिए, तो आपको एवरेजिंग का भी फायदा हो रहा है। तो कोई भी कारण नहीं है कि आप अपना पैसा निकालें। हाँ, जरूरत कब हो सकती है, जैसे आपका गोल है 15 साल का, आपने 12-13 साल कंप्लीट कर लिए। अब आप नहीं चाहते कि जब आपको पैसे की जरूरत हो उस समय अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, तो ऐसा नहीं हो कि जितने आपने गेन बनाए उसका काफी हिस्सा जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी लेके चली जाए। वहां पे आपको जरूरत होती है। या आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हों, जैसे मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं, उस समय पे आप को एसेस करना है कि मेरी मंथली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मुझे कितनी पेंशन मिल रही है, मेरा पोर्टफोलियो कितना है। उस समय पे आप अपने
चेंजेस करें। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही कारण से करते हैं, तो आपको फायदा होता है। इसके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, यानी जैसा मैंने कहा, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको रीबैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, आप चाहते हैं कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है इक्विटी डेट में 50-50 रहे, तो होगा क्या, जब मार्केट अच्छी कर रही है तो इक्विटी का जो हिस्सा बढ़ के 60-70%, कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब वहां पे हमको लालच आता है, हम चाहते हैं कि हम आखिरी क्षण तक मार्केट में बने रहें और आखिरी जितना पैसा बनना है वो हमारा पूरा बन जाए। लेकिन जब मार्केट सडनली नीचे जाता है तो हमें मालूम नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल फिर ऊपर जाएगा, तो हमने कहीं ना कहीं जो टेंडेंसी है राइड ऑन करने की, उससे हमें नुकसान होता है। अब अगर आप रीबैलेंसिंग करें, यानी साल में एक बार करें। साल में एक बार क्यों करना है? रोज नहीं करना है, हर बार नहीं करना है, कम से कम 10-15% का वेरिएशन हो तभी कीजिए। एक साल करने के बाद फायदा क्या है कि आपके एक साल के बाद जो गेन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएंगे। वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, टैक्स भी कम लगेगा और एक डिसिप्लिन रहेगा। वो आप कभी भी कर सकते हैं, साल के शुरुआत में कर लीजिए, दिवाली पे कर लीजिए, जो भी आप समय चुने वो कर लीजिए। अब रीबैलेंसिंग का फायदा क्या है कि मान लीजिए इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपने इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में डाल दिया, और अगर इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो आपका इक्विटी एलोकेशन नीचे चला गया, तो आप डेट से निकाल के इक्विटी में डालेंगे, जो आप नॉर्मली कभी नहीं करेंगे। तो दूसरा फायदा एक और यहां पे यह है कविता, कि आप हर समय डिफरेंट एसेट क्लासेस में बने हुए हैं। आपने इक्विटी छोड़ा नहीं, आपने डेट छोड़ा नहीं। तो अगर मान लीजिए इक्विटी में फिर से यू टर्न होता है तो आप अब उसका फायदा होगा। जबकि पहले हमने बात की थी, अगर आप किसी तरीके से डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते हैं तो आपने पूरा का पूरा पैसा जो है इक्विटी से निकाल के डेट में डाल दिया, यानी उस एसेट क्लास में आप नहीं बने। तो मुझे लगता है सही कारण से सही समय पे करें तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन अगर बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ इसलिए कि हमें डर लग रहा है या हमें थोड़ा लालच आ रहा है, तब ये चेंजेस नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे निकिता वैष्णव ने हमें ईमेल भेजा है और ये बात कर रही हैं जीवन सरल प्लान की, जानना चाहती हैं कि ये प्लान में ये बनी रहें या नहीं। ये मेरे ख्याल से हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट प्रीमियम भर रही है, जो आता है 36,390 रुपए तक का, और 10 साल तक का इनका पॉलिसी का समय है, और टोटल पॉलिसी अमाउंट ये कह रही है 15 लाख रुपए है। तो क्या ये जानना चाहती हैं कि कितना अमाउंट इनको मिल पाएगा मैच्योरिटी पर? देखिए, इसमें क्या है कविता, इनको बेसिकली जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा और लॉयल्टी एडिशंस मिलेंगे। अब जो लॉयल्टी एडिशन है, उन्होंने कहा शायद 10 साल रखना चाहते हैं। लॉयल्टी एडिशन अनफॉर्चुनेटली 10 साल के बाद ही मिलना अनाउंस शुरू होते हैं। 10 साल के बाद। तो होता क्या है कि ये जिस तरह की जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, यहाँ पे तकरीबन रिटर्न 6 या 7% का होता है। अब ये बहुत बोलना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप 10 साल के बाद जब लॉयल्टी एडिशन होंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने एडिशन होंगे। एजेंट ने इनको यहाँ पे 8% प्रॉमिस किया हुआ है। वो कई बार होता है कि आप एक जैसे 8% या 10% के हिसाब से आप दिखा देते हैं, बट जनरली जैसा मैंने कहा, आप ये जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं 6 या 7% का रिटर्न मिलता है। एग्जैक्ट कितना मिलेगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि लॉयल्टी एडिशंस कितने होंगे और ये भी देखना कि उनको मिलेंगे कि नहीं, कितने समय पे ये निकालते हैं। तो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा किस तरह के रिटर्न। फिलहाल ये बनी रहे या थोड़ा सा और एनालिसिस करने की जरूरत है? मुझे लगता है एनालिसिस करने की जरूरत है। पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने ये किस लिए लिया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के तरीके से लिया तो फिर जैसा मैंने पहले कहा, आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक उस हिसाब से एनालिसिस करें और फिर डिसाइड करें कि इसके क्या करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रिटर्न के चक्कर में ट्रेडिशनल पॉलिसी लेकर फंसे हुए हैं, लेकिन इससे निकलने से पहले क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर मनी में हम दे रहे हैं निवेश से जुड़े आपके सवालों के जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिद्दीकी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार है फोन लाइन पे। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल मैंने मेल किया था और ये था कि मुझे जो मैंने जिस पॉलिसी के बारे में बात किया था उसका ये सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना था मैडम। पॉलिसी आपकी कौन सी है? जी मैम, सॉरी, पॉलिसी कौन सी है आपकी? हाँ मैम, ये 2012 से पॉलिसी है, उसकी मनी बैक पॉलिसी LIC। ठीक है, LIC जीवन आनंद पॉलिसी आपने ले रखी है, और अब तक कितने प्रीमियम भरे हैं? नहीं मैम, ये जीवन आनंद नहीं है मैम, ये LIC मनी बैक है, टेबल नंबर 75। ठीक है,
ठीक है, LIC मनी बैक पॉलिसी आपकी टेबल नंबर 75। और कितने प्रीमियम भरे हैं आपने? 3 हो गया, 3 प्रीमियम्स। ठीक है, तो हेमंत यहाँ पे उन्होंने 3 प्रीमियम ऑलरेडी भरे हुए हैं, जाना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में बने रहें या निकल जाएं। देखिए कविता, अगर इनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का एनालाइज करें, यहाँ पे 2 ट्रेडिशनल प्लान, एक मनी बैक है, उन्होंने कहा जीवन आनंद है, और तीसरा इनके पास एक टर्म प्लान है। तो ये मिक्स बैग है मेरे हिसाब से। टर्म प्लान बिल्कुल सही है प्योर रिस्क कवर के हिसाब से। बाकी जो प्लान है मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने शायद वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस का जो हम हमेशा बात करते हैं वो देख के यहाँ पे लिए है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि आप बाद में रियलाइज करते हैं कि ये शायद प्लान हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए शायद वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि मनी बैक को हम क्या करें। 3 प्रीमियम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये एक्चुअली चाहे तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनको काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी उसकी। इस प्लान के प्रोविजन के हिसाब से जो 3 साल का उन्होंने प्रीमियम किया है उसमें से फर्स्ट ईयर प्रीमियम को डिडक्ट किया जाएगा और जो बाकी है उसका 30% पैसा ही इनको वापस मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्लान आपके लिए सूटेबल नहीं है तो उसमें कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए इनका अगर यहां से टाइम होराइजन जो है 15, 16 या 18 साल है, 20 साल के लिए अगर ये लेके चले और 3 साल के बाद उनको लग रहा है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इतना लंबा समय है, तो मेरा ये मानना है कि जो लॉस हो उसके बाद भी अगर ये निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट जो फ्यूचर की जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो अगर अच्छे किसी वेल डाइवर्सिफाइड फंड 2-3 फंड में मिला के अगर SIP से इन्वेस्ट करें तो कहीं ज्यादा, मतलब इतने लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि 12 से 15% एनुअलाइज रिटर्न मिलना डेफिनेटली पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहे, अपना डिसिप्लिन बना के रखें। तो मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है जैसे यहाँ पे एक मिक्स होना चाहिए, एक मल्टी कैप फंड जैसे HDFC इक्विटी होना चाहिए, ICICI फोकस ब्लू चिप है जो लार्ज कैप फंड है, और एक क्वालिटी मिड कैप फंड IDFC प्रीमियर इक्विटी। ये तीनों में क्या होगा, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा और ये काफी लंबा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। पर जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें और अगर आप अगले 16-17 साल तक ये डिसिप्लिन बना के रखें तो मुझे लगता है इनको कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकेंगे और जो सही मायने में जो उनको इक्विटी का फायदा होना चाहिए वो हो सकेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी सरेंडर करने की सलाह दी जा रही है सिद्धार्थ जी, और इन पैसों को आप कहीं और बेहतर जगह निवेश कर सकते हैं। आप SIP शुरू कर सकते हैं HDFC इक्विटी, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में, लेकिन आपको अपने निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हेमंत शो पर आने के लिए। और अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपने सवाल के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेल करें mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करें योर मनी और जो पेज खुलेगा उस पर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। और अगर आप हमसे योर मनी का कोई एपिसोड आपसे छूट गया है तो आप उसे फेसबुक पर भी देख सकते हैं।